हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और उस हिंदी व्याकरण के अंदर हमने जो शब्द निर्माणकारी शक्तियां हैं वो पढ़ी है। उन शब्द निर्माणकारी शक्तियों के अंदर जो चार प्रकार थे उनमें से हमने दो प्रकार जो संधि और समास है, संधि और समास, इनके बारे में हमने देख लिया है। संधि और समास के सारे वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर उनको देख सकते हो। अगर उनमें किसी भी प्रकार का आपने देखा है और किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो भी आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। आज हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे और उपसर्ग के बाद में होगा प्रत्यय, यानी ये चार है वो शब्द निर्माणकारी शक्तियां होती है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन रहता है तो आप बिना संकोच किए आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, जो फायदा आपको मिल रहा है वो अपने दोस्तों को भी मिल सके। बात करते हैं हम उपसर्ग, यानी उपसर्ग है उसको प्रीफिक्स बोला जाता है इंग्लिश के अंदर। इसका मतलब होता है पहले जोड़ना। देखिए हम जब परिभाषा देखते हैं उपसर्ग की तो हम बोलते हैं कि जो आगे जोड़ने वाले हैं वो उपसर्ग है और जो पीछे जुड़ने वाले हैं वो प्रत्यय है। देखिए हमारा एक शब्द है यहाँ, ये जी मैंने लिख दिया शब्द। अब इसके आगे जुड़ने वाला क्या, तो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि इधर से इधर की ओर चलती है। तो अब हम कह रहे हैं कि आगे जोड़ने वाले उपसर्ग है और पीछे जोड़ने वाले प्रत्यय। तो आगे का मतलब क्या हुआ भाई, इस शब्द है वो शब्द ऐसे चल रहा है तो आगे इधर हुआ, आगे तो इधर हुआ, परंतु हम उपसर्ग को इधर नहीं जोड़ते, इधर प्रत्यय को जोड़ते, उपसर्ग को हम यहाँ जोड़ते। तो ये परिभाषा जब हम बोलते हैं कि शब्द के आगे जोड़ने वाले जो है वो क्या है, उपसर्ग है, तो ये क्या है, थोड़ी मेरे हिसाब से मेरे को गलत लगती है। इसकी शुद्ध परिभाषा ये हो सकती है कि देखिए परिभाषा क्या है, वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, प्रारंभ का मतलब यहाँ कहाँ से प्रारंभ हुआ, यहाँ से प्रारंभ हुआ। देवनागरी लिपि यहाँ से शब्द को लिखना, जैसे स्वयं ने शब्द लिखा तो यहाँ से लिखा, तो जहां ये कह रहा प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते या अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते उपसर्ग कहलाते। तो ज्यादा बेटर अगर हम ऐसे गए कि शब्द के आगे जुड़ते वो उपसर्ग होते हैं और पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय होते हैं, उससे ज्यादा बेटर ये है कि शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले हैं वो क्या है, उपसर्ग है। तो आप परिभाषा बिल्कुल समझ गए होंगे अच्छे से। अब जब ये परिभाषा जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ कंडीशनें निकल कर आती है, वो क्या क्या पैदा होती है देखिए। इन लक्षणों की बात करें, पहला है उपसर्ग शब्दांश होते, कहने का मतलब पूरे शब्द नहीं होते। उपसर्ग क्या होते हैं, पूरे शब्द नहीं होते, शब्दांश होते, शब्दों के अंश होते हैं। शब्दांश का मतलब क्या होता है, शब्द धन अंश, शब्दों के अंश शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, ये बात भी समझ में आ गई। दूसरी बात, अर्थ में परिवर्तन कर देते, अर्थ में परिवर्तन करते हैं शब्द, क्योंकि अर्थ उसका बदल जाता है, अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। यानी ये चार कंडीशनें हमारे सामने पैदा होती है और ये चीजें हमारे को इसलिए दिमाग में रखनी जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होती तब तक हम अच्छे से समझ नहीं पाते किसी भी चीज को। जब भी एग्जामिनर आपसे इस कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, क्योंकि वो देख सकता है उपसर्ग शब्दांश होते हैं, सब उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, उपसर्ग अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या लिखते उपसर्ग शब्द होते हैं। तो अब हम कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि उपसर्ग शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। तो ये इनमें से तीन लाइन ये दे दे और एक लाइन दूसरी दे सकता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जाम में। आगे देखिए, अब वो किस प्रकार परिवर्तन होता है, जैसे हमने एक शब्द लिया हार, ये क्या है, हार। शब्द के बारे में देखिए, अब ये हार शब्द देखो सभी में हार है, सभी में हार शब्द है। अब इसके आगे हार शब्द के आगे हमने उपसर्ग लगाए जो शब्दांश है, देखो प्रय लगाया तो इसका मतलब हो गया प्रहार, उसका मतलब होता है चोट करना। फिर उपसर्ग लगाया तो आहार बन गया जिसको हम भोजन कहते हैं। सम उपसर्ग लगाया तो संहार बन गया, उसको नाश करना बोलते हैं। वि उपसर्ग लगाया तो विहार हो गया जिसको मनोरंजनता घूमना, यानी मनोरंजन स्वरूप हम घूमने के लिए जाते हैं। परि उपसर्ग लगाया तो परिहार शब्द बन गया, उसका मतलब होता है अनादर।
उपसर्ग लगाया तो उपहार बन गया, उसका मतलब होता है सौगात, जिसको हम गिफ्ट बोलते हैं, इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं। उत उपसर्ग लगाया तो उसका उद्धार हो गया, जिसका मतलब मोक्ष या मुक्ति। तो देखिए शब्द हमारे सामने एक था हार, शब्द हमारे सामने क्या था, हार। उसके हमने अलग अलग उपसर्ग लगाए और अलग अलग उपसर्ग लगाने से उसके शब्द में क्या परिवर्तन आया। और यहाँ ऊपर देखिए ये क्या कह रहा है कि भाई उपसर्ग शब्दांश होते हैं, तो देखिए शब्दों के अंश है, परय है, आ है, सम है, ठीक है, पूरे शब्द नहीं है। शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं तो शब्द के हमने देखो प्रारंभ में जोड़े हैं। अर्थ में परिवर्तन कर देते, अर्थ में परिवर्तन हो गया, देखो हार शब्द था तो पहले हार था, हार एक क्या होता है, एक तो हार वो होती है जो हार जीत होती है, और एक हार वो होता है जो गले में पहना जाता है। तो दो अर्थ निकल रहे, परंतु हमने इसके उपसर्ग अलग अलग लगाए तो अलग अलग अर्थ देने लगा, तो अर्थ में परिवर्तन करते और अर्थ में विशेषता उत्पन्न हो रही है, अलग अलग विशेषता दर्शा रहे है शब्द। तो अब समझ गए होंगे कि आप उपसर्ग क्या है, कहाँ लगाने हैं होते हैं, क्या करते हैं ये। क्योंकि शब्द निर्माणकारी शक्तियां, इसको इसीलिए बोला जाता है कि नए नए शब्दों का ये निर्माण करते हैं। संधि से भी अभी नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, समाज से भी नए शब्दों का निर्माण होता है, उपसर्ग से भी होता है और प्रत्यय से भी होता है, इसलिए इन्हें शब्द निर्माणकारी शक्तियां बोला जाता है। शब्द निर्माणकारी शक्तियों की संख्या कितनी होती है, आंसर होगा आपका 4। कौन कौन सी होती है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। अब देखिए हिंदी भाषा में निम्न उपसर्गों का प्रयोग होता है, कौन कौन से, संस्कृत के उपसर्ग है वो 22 है, हिंदी के अपने उपसर्ग है वो 10 है, और विदेश उपसर्ग यानी विदेशी उपसर्ग है वो भी काम में लिए जाते हैं, जो 10 से 15 के बीच में होते हैं। तो हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग काम में लेंगे, हम हिंदी से पढ़ेंगे, हिंदी के खुद के 10 उपसर्ग है और 10-15 उपसर्ग है वो विदेशी भाषाओं से लिए गए। अब वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं, हम बाद में इसके क्लास के एंड में हम वो मोस्ट उपसर्ग देखेंगे, क्योंकि उपसर्ग तो आप समझ गए कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, वो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कौन कौन से उपसर्ग होते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो पीछे हम सारे उपसर्ग नहीं देखेंगे, हम वो उपसर्ग है उसकी एक क्लास लेंगे जिसके अंदर वो उपसर्ग होंगे जो बार बार एग्जामिनर अक्सर पूछता है, वो शब्द देकर जिनमें से उपसर्ग हमारे को अलग करने होते हैं। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं कि संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग है। तो देखिए संस्कृत के हमारे 22 उपसर्ग है, उसके अंदर है अति, उसका मतलब होता है अधिक और पर। एक होता है अधि, जिसका मतलब होता है प्रधान और श्रेष्ठ। इनका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, तो ही आप उस शब्द का अर्थ निकाल पाओगे, क्योंकि जितना शब्दों को आप पढ़ोगे, जितना अर्थों को जानने की कोशिश करोगे, उतना ही आपकी जो शब्द शक्ति है उसमें वृद्धि होगी। अनु का मतलब होता है पीछे या समान। अप का मतलब होता है बुरा या विपरीत। ये इधर वाले हैं वो सारे, जैसे अति, अधि, अनु, अप, ये सारे क्या है, उपसर्ग है। आगे देखिए, आगे 5 नंबर है बी, जिसका मतलब होता है पास या सामने। अरु, बुरा या हीन का मतलब है तक ये शे। उत का मतलब है ऊपर या श्रेष्ठ, उत है उसके देखो हलंत लगा हुआ है, पूरा उत नहीं। उप, पास या सहायक। दूर, दूर पे भी हलंत लगा हुआ है, दूर के भी हलंत लगा है। कठिन, बुरा या विपरीत। दुष्ट, उसके भी हलंत है, कठिन, बुरा या विपरीत। फिर है नी, बिना या निवेश। फिर आता है निर, बिना या बाहर। निस, बिना या बाहर। पर का मतलब आगे या अधिक। पर का मतलब विपरीत, पीछे या अधिक। परि का मतलब चारों ओर या पास। प्रति का मतलब प्रत्येक या विपरीत। वी का मतलब विशेष या भिन्न। सु का मतलब अच्छा या सरल। सम का मतलब अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध। और अन का मतलब नहीं या बुरा। तो ये 22 उपसर्ग है जो हमारे संस्कृत के हैं, संस्कृत भाषा में चलते हैं, और ऐसे के ऐसे ही हमने हिंदी में काम में ले लिए। क्यों, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा वो संस्कृत से ही निकल कर आई है। तो ये 22 उपसर्ग है जो संस्कृत के, आपको अच्छे से इनको ध्यान रखना है और इनके अर्थों का भी ध्यान रखना है कि क्या क्या अर्थ इनके निकलते। अब बात कर लेते हैं हम हिंदी के कौन कौन से उपसर्ग है। तो हिंदी के जो उपसर्ग है वो 10 उपसर्ग है। कौन कौन से, एक तो ए और अन, इसका मतलब होता है अभाव या निषेध। क या कु, इसका मतलब होता है बुराई या नीच। अद होता है जिसका मतलब होता है आदर। औ और औ, हिंसा या अनादर। नि का मतलब होता है निषेध या अभाव। हर का मतलब होता है पूरा। फिर आता है सु या स, इसका मतलब होता है उत्तमता या साथ।
फिर होता है उन, एक या कम, दो का मतलब होता है सब या बुरा, और बिन का मतलब होता है अभाव या बिना। तो ये 10 उपसर्ग है वो हमारे हिंदी के है, हिंदी के खुद के उपसर्ग है वो 10 ही है। तो अलग अलग ये उपसर्ग है जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं। आगे देखिए, अब हमारा विदेशज उपसर्ग, विदेशज उपसर्ग है वो 10 से 15 के बीच में जो विदेशी भाषाओं के है। तो पहला है कम, उसका मतलब होता है अल्प या हीन। खुश, खुश का मतलब होता है उत्तमता, गैर, निषेध या रहित। 4 नंबर है बर, अंदर या में। ना का मतलब होता है अभाव या हित। ब का मतलब होता है अनुसार। बद का मतलब होता है हीनता। बर का मतलब होता है पर। बा का मतलब होता है शे, और बिला का मतलब होता है बिना, और बे का मतलब होता है अभाव। ला का मतलब है अभाव या बिना। सर का मतलब है श्रेष्ठ। हम का मतलब है साथ, और हर का मतलब है प्रत्येक। तो ये जो 15 उपसर्ग थे जो हमारे विदेशी भाषाओं के, तो 22 उपसर्ग है वो हमारे संस्कृत के हो गए। 22 उपसर्ग कितने किसके हो गए? संस्कृत के। 10 उपसर्ग हमारे हिंदी के हो गए, और 15 उपसर्ग है वो हमारे विदेशी हो गए। तो ये उपसर्ग है जो हमारे हिंदी भाषा के अंदर हम काम में लेते हैं और शब्द के प्रारंभ में लगाते हैं, और प्रारंभ में लगाने से शब्द के अर्थ में ये परिवर्तन कर देते हैं। इसके बाद में हम जो अगली क्लास है उसके अंदर इनसे संबंधित ये उपसर्ग लगाकर अलग अलग शब्दों का निर्माण करके देखेंगे, और वो शब्द लेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।